हम देखते हैं बीपीएससी टीआई थर्ड में जो बिहार हिस्ट्री से बनने वाले क्वेश्चन हैं। इसका पार्ट ये 5 है। इसके पहले 4 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, 4th पार्ट तक अपलोड कर दिए गए हैं। हम अब यहाँ से 201 क्वेश्चन से देखेंगे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव थे तथा इनके सचिव जो थे जगत जय प्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में ब्रह्मवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। आचार्य नरेंद्र देव को भारतीय समाजवादी चिंतन का आदि पुरुष और मनु कहा जा सकता है। सोशलिज्म एंड नेशनल रिवॉल्यूशन नरेंद्र देव की पुस्तक है, ये इम्पॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण को भारतीय समाजवाद का सबसे बड़ा विद्वान मानते थे। इनकी पुस्तक है समाजवाद क्यों, जयप्रकाश नारायण जी की। अगला प्रश्न है, सन 1866 से 86 के बीच नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन इसका डी राइट होगा, चंपारण और मुजफ्फरपुर। व्याख्या देखते हैं। जो नीलवे साहेब हैं, साहेबों के अत्याचार के विरुद्ध पहला विद्रोह 1867 ईस्वी में चंपारण के लाल सुरहिया कोठी में आरंभ हुआ था, मुजफ्फरपुर जिले तक, और ये फैल गया था। अगला प्रश्न है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, वहाबी आंदोलन का। वहाबी आंदोलन इस्लाम का सुधारवादी आंदोलन था। इसका लक्ष्य मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक कृतियों से मुक्त कराना था। भारत में इसके संस्थापक सर सैयद अहमद बरेलवी थे। सैयद अहमद की मृत्यु 1831 ईस्वी में कि उसके पश्चात फिर पटना इस आंदोलन का केंद्र बना और इसके नेता मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि थे वहाबी आंदोलन के। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब की गई। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्य को योग्य बनाना था। इसको 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया था। फिर 1774 में इसे लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत सन 1774 में बिहार में एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। व्याख्या देखते हैं। संथाल परगना जिला के अंतर्गत देवघर के सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में सबसे पहले इस टुकड़ी ने विद्रोह किया था। उसके बाद फिर पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। इसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में, 26 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में किया था। फिर आगे का प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार में सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था। तो ऑप्शन सी राइट होगा, फिरदौसी संप्रदाय से था। ऑप्शन सी फिरदौसी संप्रदाय से था। व्याख्या देखते हैं। 12वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत भारत आए। 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। उन्होंने यहाँ चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। इनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र अजमेर था। मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध इसी सिलसिले से था। बिहार शरीफ में संत सैफुद्दीन मनेरी की दरगाह है। सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना शेख साहबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने किया था, किंतु इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। कादरी संघ की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने किया था। भारत इन सिलसिले के प्रमुख संत जो थे मोहम्मद गौस थे। अगला प्रश्न है,
मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। तो इसमें जो पहला दिया है ऑप्शन व्यापार केंद्र के रूप में, दूसरा है विद्या के केंद्र के रूप में, तीसरा प्रशासनिक केंद्र के रूप में, चौथा धार्मिक केंद्र के रूप में। इसका ऑप्शन डी राइट है। 2 और 4 विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध रहा है। मध्यकाल में बिहार में वर्तमान नालंदा जिला जो प्रेजेंट टाइम में है, उस नालंदा जिले का मुख्यालय बिहार शरीफ जो विद्या और धर्म का प्रमुख केंद्र था, विद्या केंद्र के रूप में यहाँ उदांतपुर विश्वविद्यालय स्थित था एवं यहीं पर सूफी संत सैफुद्दीन मनेरी की प्रसिद्ध दरगाह भी स्थित है। अगला प्रश्न है, वह स्तंभ जिसने अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ। अशोक ने भाब्रू स्तंभ अभिलेख में स्वयं को देवानम प्रियदर्शिनु लाजिनु मगधो कहा है, जिसका अर्थ देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध हैं। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न अर्थात बौद्ध धर्म संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर बिहार हिस्ट्री का जितने भी क्वेश्चन हैं, वो बिहार स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन वो कंप्लीट हुए हैं। अब हम बिहार भौगोलिक संरचना एवं स्थिति के बारे में देखते हैं, बिहार के बारे में। इसका पहला जो प्रश्न है, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से गोमत ताल से निकलती है, जबकि फाल्गु, बागमती, पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदी है। अतः गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, हुंड्रू। हुंड्रू जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य रांची जिले में स्थित है। यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है तथा धुआं कुंड व मंझर कुंड दोनों ही जलप्रपात रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ी पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से होता है, जहां अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों के कौन कौन सी 7 सहायक नदियां हैं, सुत कोसी, तांबा कोसी, तलख, दूध कोसी, भोटिया, अरुण तामूर से मिलकर बनती हैं। कोसी नदी अंत में 3 नदियों में बंट जाती हैं, तामूर या अरुण या सुन कोसी। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह नदी बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी से समाहित हो जाती है, मिल जाती है। ये उत्तरी बिहार की एक नदी है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, कैमूर। तिलहर कुंड अर्थात तिलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है। यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। इस झरने की खास बात यह है, इसका पानी जो है हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में यह स्थान पर्यटकों के लिए काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है। इस जलप्रपात पर करमचट बांध स्थित है। कौन सा बांध? करमचट बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। रामायण काल में ब्रह्मयोनी का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि बिहार के किनारे गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली फाल्गु नदी पहले ब्रह्मयोनी पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप के प्रभाव से फाल्गु नदी विलुप्त हो गई। ब्रह्मयोनी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, जो गया जिले में है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, उत्तर पश्चिम में। इसमें कुल इस कृषि जलवायु क्षेत्र में 13 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण है उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में, पूर्वी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सीहोर है, सारण है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय है। मिट्टी की रूपरेखा, वर्षा और तापमान स्थलाकृति के आधार पर बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान जोन फर्स्ट है, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान जोन सेकंड है, दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान जोन थर्ड ए है, दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन थर्ड बी है।
4 क्षेत्रों में बांटा गया है, 4 कृषि जलवायु क्षेत्र में बिहार को पूरे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? सोन और गंगा नदी का संगम जो है बिहार के पटना जिले में होता है। व्याख्या देख लेते हैं। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। सोन नदी का उद्गम जो है गोंडवाना क्षेत्र में स्थित जो मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से हुआ है। यह कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर तथा पटना जिले की पश्चिम सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है और यह पटना से लगभग 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास गंगा में मिल जाती है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन ई राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर शहर है। यह कभी मगध साम्राज्य का राजधानी हुआ करती थी, जहां बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ है। राजगीर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर जो है 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है, जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में मिलता है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध हैं। राजगीर की 5 पहाड़ियाँ के जो नाम हैं वो विपुलगिरी है, रत्नागिरी है, उदयगिरी है, स्वर्णगिरी है और वैभारगिरी है। फिर अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो नहर सिंचित क्षेत्र के मामले में बिहार का अभी इसमें ऑप्शन जो प्रश्न काल के पीरियड में भोजपुर था, लेकिन अब जो है पश्चिमी चंपारण हो गया है। बिहार के भोजपुर जिले में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भोजपुर में 73.8% और औरंगाबाद में 71.1% तथा पश्चिमी चंपारण 62.2% नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। यहाँ जो अभी प्रेजेंट टाइम में है, बिहार में जो नहर सिंचित के क्षेत्र के मामले में रोहतास प्रथम स्थान पर है। रोहतास, उसके बाद फिर वे पश्चिमी चंपारण आता है। रोहतास का 3.07 लाख हेक्टेयर जो है नहरों से सिंचित है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण का 1.85 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र सिंचित है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ई राइट है, इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य के दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन है, जो मध्य भारत के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में पटना के पास मिल जाती है। पटना में विकल्प में दिए गए नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है। जितनी भी नदियाँ दी हैं, बागमती, कमला, गंडक और कोसी, लेकिन जो सोन नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीटमोन्ड स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण में। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, पीटमोन्ड स्वैम्प, तराई मिट्टी, गंगा की जलोढ़ मिट्टी। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पीटमोन्ड स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला तथा भूरा होता है। इस मिट्टी के ज़्यादातर भागों में कंकड़ तथा रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि उर्वरता मध्यम श्रेणी की होती है। फिर हम अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़ों में गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन इसका डी राइट होगा, कोसी और मगध में गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय संभाग को छोड़कर विकल्प में शेष प्रशासनिक संभाग से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश पुल या जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, गंगा नदी पर स्थित है। दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल अथवा जेपी सेतु लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेतु गंगा नदी पर बना पुल है, जो पटना और सोनपुर को जोड़ता है। लंबाई इसकी है 4556 मीटर है। यह पुल भारत में असम
के में बोगी बील पुल के बाद दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बना है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो भारत का सबसे लंबा पुल बना है वो बॉम्बे में है, जो अटल सेतु है, नवी मुंबई से, हाँ नवी मुंबई में अटल सेतु है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं निम्न फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, बिहार का मैदान। बिहार का मैदानी भाग जो है बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। बिहार के मैदान को तीन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है तराई का क्षेत्र, यह सोमेश्वर श्रेणी से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। इसमें कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें आर्द्रता जो है अधिक पाई जाती है। इसके दक्षिण में तराई उपक्षेत्र है जो प्रायः दलदली है। फिर दूसरा जो क्षेत्र है बांगर का क्षेत्र, यह पुराना जलोढ़ है। यह सामान्यतः आसपास के क्षेत्रों में 7 से 8 मीटर ऊंचा रहता है। फिर तीसरा है खादर का क्षेत्र, इसका विस्तार गंडक में कोसी नदी के क्षेत्र में तथा सारे उत्तरी बिहार में है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण यह क्षेत्र तबाही के कगार पर खड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न है पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। पुरानी जलोढ़ या बांगर बिहार के पटना और गया जिले में या रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर तथा भागलपुर क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी गहरे पीले तथा भूरे रंग की होती है। इसमें जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, कुर्सेला। व्याख्या हम देख लेते हैं। कोसी नदी कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी को बिहार का विशाख भी कहते हैं क्योंकि यह नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जिलों में प्रवाहित होती है। कोसी नदी का उद्गम गोसाई स्थान नेपाल से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं सन कोसी है, ताम्र कोसी, तमोर कोसी है, भूत कोसी है, दूध कोसी है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो बी राइट होगा, रोहतास है। रोहतास जो है दिए गए विकल्पों में ये जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। बिहार में संरचनात्मक दृष्टि से प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्कल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं। प्री कैम्ब्रियन कल्प की धारवाड़ और विभिन्न चट्टानों की संरचना बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है, जैसे मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, राजगीर है, बिहार शरीफ है, बोधगया आदि में। विद्य संरचना बिहार की दक्षिणी पश्चिमी भाग में, इसका विस्तार सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में होता है। विद्य की धारवाड़ की है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बिहार में पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्रों में घिरा है। घने पतझड़ वाले क्षेत्रों में ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। प्रेजेंट टाइम में भी अभी यही है सबसे घने क्षेत्र में। बिहार में आर्द्र पर्णपाती तथा शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र हैं जहां 120 से 200 सेमी के मध्य औसत वार्षिक वर्षा होती है। ये वन मुख्यतः पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज जिलों में पाई जाती है। 120 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन कम घने होते हैं और पतझड़ की अवधि लंबी होती है। इस प्रकार के वन कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद आदि में पाए जाते हैं, आदि जिलों में। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। ऑप्शन सी राइट होगा, पटना में। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। पटना का पूरब से पश्चिम विस्तार जो है अधिक है। पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 99 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई है 445 किलोमीटर है। अब पटना में है 99 किलोमीटर, जो बिहार के जिलों में सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, 12 है। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे 12 जिले बसते हैं। ये बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, पटना है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, कटिहार है, भागलपुर और लखीसराय है। अगला प्रश्न है बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है किससे आच्छादित है। इसका ऑप्शन राइट होगा,
ऑप्शन बी राइट होगा, कछारी मिट्टी से है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ या कछारी मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी भारत के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है। प्रकृति में यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है। उत्तरी भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ या कछारी मिट्टी 3 प्रमुख नदियों द्वारा लाई जाती है। कौन कौन सी? सिंधु है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जलोढ़ या कछारी मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग जैसे पंजाब या उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल तथा असम में पाई जाती है। भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण भाग में पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जो भारतीय प्रायद्वीप का क्षेत्र है, दक्षिण भाग का पूर्वी तट, उसमें भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत जो है सबसे पुराना है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए रोहतास पठार। भौतिक एवं संरचनात्मक स्थितियों के आधार पर बिहार में 3 भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्य का विशाल मैदान और दक्षिण की पठारी भाग। रोहतास का पठार सबसे प्राचीन भू आकृतिक प्रदेश है, क्योंकि यह दक्षिण पठार का हिस्सा है जो कैमूर की पहाड़ी का अवशिष्ट है, यह भाग है। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ऑप्शन सी होगा, खड़गपुर पहाड़ियाँ। इन ऑप्शनों से देखा जाए, खड़गपुर पहाड़ियाँ। भौगोलिक हिस्सों में भूतात्विक दृष्टि से बिहार का सबसे पुराना हिस्सा खड़गपुर की पहाड़ियाँ है। इसका विस्तार मुंगेर से जमुई तक है। यह त्रिभुजाकार आकृति का है तथा इसमें क्वार्टजाइट चट्टान की प्रधानता है। फिर अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी नवीन जलोढ़। बिहार में बांगर एवं नवीन जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में जाकर संकीर्ण होती हुई नवीन जलोढ़ मिट्टी की पट्टी समाप्त हो गई है। यह मिट्टी सामान्यतः चूना रहित या क्षार रहित है। इसका रंग गाढ़ा भूरा या काला है। इसमें काफ़ी उर्वरा शक्ति पाई जाती है। इसमें सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने पर धान, जूट और गेहूं की अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जो जिला है वो कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन में पूर्णिया सही है। बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिले में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जूट बिहार राज्य की दूसरी मुख्य व्यावसायिक फसल है, जिसके प्रयोग में पैकेजिंग के सामान, कपड़ा या टाट या रस्सी आदि का निर्माण या बनाया जाता है। जूट का उत्पादन नदियों की ताजा मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। इसके अलावा सहरसा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी जूट की खेती की जाती है, यह होती है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ऑप्शन इसका सी राइट है, गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर है। यह नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। यह नहर प्रणाली दक्षिण और पूर्व में 62 मील तक गई है तथा इस नहर को 1909 में प्रारंभ किया गया है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? तो ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, अनुपम झील। अनुपम झील बिहार के कैमूर या भभुआ जिले में स्थित है, जबकि सुखना झील जो है चंडीगढ़ में है। सांभर झील राजस्थान में है। कांबा झील रूस में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका जो ऑप्शन बी राइट होगा, सोन नदी का। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। यह गंगा के दक्षिणी तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके में सोने के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई जो कुल है 780 किलोमीटर है। सोन की मुख्य सहायक जो नदियाँ हैं कन्हार है, रिहंद है और उत्तरी कोयल है। फिर अगला प्रश्न है, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, कोसी नदी है। कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के अतिरिक्त अन्य नदियाँ जैसे हैं गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है या बलान है व महानंदा आदि नदियों से भी उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रभाव दिखाई देता है। बिहार में लगभग 28 जो जिले हैं वो बाढ़ प्रभावित जिले हैं अधिकतर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप
सबसे अधिक है? तो उत्तर बिहार में, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक रहता है। बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ से ग्रस्त राज्य है, जहां उत्तर बिहार में 76% आबादी बाढ़ की तबाही की आवर्ती खतरे में है। बिहार भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% और भारत की बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1% बनाता है। उत्तर बिहार के जिले मानसून के दौरान कम से कम 5 प्रमुख बाढ़ पैदा करने वाली नदियां जैसे हैं महानंदा है, कोसी है, बागमती है, बूढ़ी गंडक और गंडक नदी जो नेपाल में उत्पन्न होती है, के लिए ये सब बिहार के लिए बहुत असुरक्षित नदियां हैं जो बाढ़ का कारण बनती हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? तो उत्तरी बिहार का शोक जो है, ऑप्शन बी होगा, गंडक नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को, उत्तरी बिहार का शोक गंडक नदी को कहा जाता है। हम अगला प्रश्न अब देखेंगे, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल विस्तृत है? तो गंगा का उत्तरी जो मैदान है वो 56,680 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण श्री गणेश कब हुआ था? तो 1954 में। कोसी परियोजना बिहार तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसके निर्माण के लिए 1953-54 में नेपाल के साथ समझौता किया गया था। उल्लेखनीय है कि कोसी एक सीमा पारी नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा से मिलने से पहले कई शाखाओं में बंट जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियाँ हैं, ये बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती हैं। व्याख्या देखते हैं। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियाँ उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। यह नदी 120 किमी तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। घाघरा नदी हिमालय स्थित नम्पा या नेपाल से निकलती है। यह 80 किमी तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। फिर अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट कृषि जलवायु क्षेत्र को सूची सेकंड बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल में संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर लिखिए। तो इसका देखते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र जो है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार मैदान या छोटा नागपुर पठार या छोटा नागपुर पहाड़ियाँ। तो इसका ऑप्शन जो बी राइट होगा। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान 29.87% है। दक्षिण बिहार का मैदान जो है 23.71% है। छोटा नागपुर का पठार जो है 26.14% है। छोटा नागपुर जो है पहाड़ियाँ जो है 20.28% है। फिर अगला देखते हैं, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेपाल देश की जो सीमा है वो बिहार राज्य से मिलती है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले लगते हैं। झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले, पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले लगते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के भौतिक विभाग